प्रशांत उस ताबूत को देखकर हैरान था। आखिर खूनी कुएं के अंदर किसकी लाश हो सकती थी? सवाल प्रशांत के में मंडरा रहा था। ताबूत के पास पहुंचकर प्रशांत ने ताबूत को खोलने की हिम्मत जुटाई। को डर था कि कहीं वो किसी रिहा ना कर दे। प्रशांत के हाथ में अभी भी हड्डियों के ढांचे की तलवार थी। उसने तलवार को कस के पकड़ा और ताबूत को खोलने की सोची। अगर कोई काली शक्ति होगी तो तुरंत उसे तलवार से मार दूंगा। प्रशांत ने अपने मन में यह प्लान बनाया। फिर उसने ताबूत की कुंडी खोली और ताबूत के कवर को पूरी तरह से खोल दिया। ताबूत के अंदर का नजारा देखकर प्रशांत और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसके अंदर कोई सिकुड़ा हुआ सा लेटा हुआ था। वो एक आदमी था और प्रशांत को जाना पहचाना भी लग रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ और पैर सिकोड़कर अपनी छाती से लगा कर रखे हुए थे। प्रशांत उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। प्रशांत ने एक बार फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और अपने हाथ से उस आदमी को हिलाने की कोशिश की। जैसे उस आदमी को छुआ, उसे हलचल होने लगी। प्रशांत को अब समझ में आ गया था कि वो आदमी कोई लाश नहीं थी। वो आदमी उठकर ताबूत में बैठ गया और उसका चेहरा देखकर प्रशांत हैरान हो गया। प्रशांत ने कहा, अरे तुम यहां कैसे? वो आदमी भी प्रशांत को देखकर उतना ही हैरान था। उसने इधर उधर देखा और फिर प्रशांत से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये मैं कहां आ गया हूं? ये कौन सी दुनिया है? इससे पहले कि प्रशांत किसी सवाल का जवाब दे पाता, उस आदमी ने प्रशांत के हाथ में हड्डियों के ढांचे को देखा। अचानक ही उसकी आंख में उम्मीद की रोशनी छा गई। उसने तुरंत प्रशांत से कहा, ये तुम्हें कहां से मिला? प्रशांत ने कहा, तुम यहां कैसे पहुंचे मनु? तुम्हें तो मैंने होरी के कुएं में भेजा था ना, और ये हड्डियों का ढांचा मुझे इस खूनी तालाब में मिला था। ये तलवार से भी तेज है और कीर्ति मुख को काबू में करने में मदद भी करता है। हमें तुरंत तालाब से ऊपर जाना होगा और मेनका को बचाना होगा। क्या तुम्हें पता है कि मेनका कीर्ति मुख के खून का अंश है, और अगर वो दोनों मिल जाएंगे तो पूरी धरती और पाताल लोक का सर्वनाश हो जाएगा। प्रशांत ने हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी सारा किस्सा मनु को कह सुनाया। प्रशांत मनु का हाथ पकड़कर तालाब के ऊपर तैरना चाहता था। तभी मनु ने प्रशांत को रोक लिया और बोला, प्रशांत, तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। तुम जिस रास्ते से आए हो वो वन वे रास्ता है। तुम इस तालाब के अंदर आ तो गए हो, मगर अब यहां से बाहर कभी नहीं निकल सकते। मनु की बात सुनते ही प्रशांत हैरान हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। इससे पहले कि प्रशांत मनु से कुछ पूछ पाता, मनु ने प्रशांत को बताया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं खूनी कुएं के अंदर छानबीन कर रहा था। तो एक दिन मैं छानबीन करते करते उस टीले तक पहुंच गया। वहां टीले पर मैंने इस हड्डियों के ढांचे का चिन्ह बना हुआ देखा था। यही ढांचा एक बहुत बड़े पत्थर पर इनग्रेव किया हुआ था, और सब लोग इस ढांचे की पूजा कर रहे थे और इससे डर भी रहे थे। इसका नाम वज्र है, वज्र। इसको देखते ही मैं समझ गया था कि यह जरूर कोई शक्तिशाली वेपन होगा, और शायद ये काले साए को मारने के काम आता होगा। अगर इस वज्र में शक्ति नहीं होगी तो फिर काला साया इससे डरेगा क्यों? प्रशांत को मनु की बात समझ में आ गई। उसने खुद वज्र की शक्ति को देखा था। प्रशांत ने मनु से कहा, इस वज्र की शक्ति को तो मैंने खुद महसूस किया है। ये सिर्फ काले साए को ही नहीं, कीर्ति मुख को कंट्रोल करने में भी काम आई थी। प्रशांत के मुंह से कीर्ति मुख का नाम सुनते ही मनु भी चौंक गया। उसने अब जाकर प्रशांत के मुंह से कीर्ति का नाम ध्यान से सुना था। उसने हड़बड़ाते हुए प्रशांत से पूछा, क्या कहा तुमने? क्या तुमने कीर्ति मुख का नाम लिया? क्या वो कहानी सच है? मुझे पता नहीं कि ये कहानी है कि नहीं, मगर मैंने कीर्ति मुख को उस गुफा में देखा है। मैंने उसे पत्थर से एक असली दानव बनते हुए भी देखा है। हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो वो मेन मिलकर एक हो जाएगा। प्रशांत ने मनु को समझाया, अरे यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब तुम वहां वापस नहीं जा सकते, और तुम्हें जो भी कुछ करना है वो यहां रहकर ही करना होगा। इसके लिए तुम जो भी कदम उठाओगे वही तुम्हें यहां से बाहर लेकर जाएगा, मगर तुम्हारे पीछे के सारे दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
मनु ने प्रशांत से कहा। प्रशांत मनु की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने मनु से पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे डिटेल में बताओ कि माजरा क्या है। मुझे ना तुम्हारी आधी बात तो समझ में ही नहीं आई। मनु ने गहरी सांस ली और प्रशांत के हाथ को पकड़ा। फिर उसने प्रशांत से कहा, मुझे पता है जो अब मैं कहने वाला हूं उस पर तुम यकीन नहीं करोगे, मगर सच्चाई यही है और सच में बहुत ही अजीब भी है। जब मैं उस टीले पर गया तब मैं चुपचाप इस वज्र के सिंबल को उस पत्थर पर देख रहा था। जब सब लोग वहां से चले गए तब मैंने चोरी छुपे उस पत्थर को करीब से देखा और उस वज्र को छूते ही मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तब मुझे अपनी आंखों पर खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने जो भी देखा वो मेरी समझ से बिल्कुल ही विपरीत था। ऐसा क्या देखा तुमने? प्रशांत ने पूछा। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं दादाजी की दुकान पर बैठा था। मैं फिर से उसी वक्त में पहुंच गया था जिस वक्त हम सब ने दादाजी का अंतिम संस्कार किया था। दुकान वैसे ही थी जैसी हमेशा हुआ करती थी। शाम को जब मैं दुकान बंद करने वाला था तब प्यारेलाल चाचा दुकान पर आ गए। प्यारेलाल चाचा और मैंने मिलकर दादाजी को बहुत याद किया। फिर मैंने प्यारेलाल चाचा से मेनका के बारे में पूछा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि प्यारेलाल चाचा मेनका की बात सुनकर हैरान हो गए थे। उनको तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं मेनका को जानता था और उससे मिल भी चुका था। उन्होंने मुझे बताया कि मेनका अमेरिका से पढ़कर इंडिया आई थी और अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहती थी, मगर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। प्यारेलाल चाचा तो ये भी सुनकर हैरान थे कि मुझे मेनका की साइकोलॉजी डिग्री के बारे में भी पता था। इस हैरानी में वो दुकान से चले गए। प्यारेलाल चाचा से बात करने के बाद मेरा दिमाग भी ठनका। मैं दुकान के पीछे गया। वहां मुझे कुआं दिखाई दिया। उस कुएं को देखकर मैं डर गया। उस टीन रखी हुई थी जो बहुत सारे पत्थरों से ढकी हुई थी। मैंने डरते हुए वो पत्थर हटाए और टीन को खिसकाया, मगर जब मैंने उस कुएं के अंदर देखा तो मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तो क्या वो खूनी कुआं था? जरूर उसमें लाल रंग का खून उबल रहा होगा। तुम उसी दिन के बारे में कह रहे हो ना जब मेरा उस दुकान पर पहला दिन था? प्रशांत ने मनु से कहा। यही तो प्रशांत, उस कुएं में खून नहीं था। वो बस एक साधारण पानी वाला कुआं था। उसका पानी बहुत ही कम हो गया था और जब मैं कुएं को देख रहा था तभी दुकान पर किसी बच्चे ने आवाज लगाई। मैं डरते हुए उस बच्चे को देखने गया। बच्चा मुझसे टॉफी मांग रहा था। मैंने बच्चे से कहा कि ये टॉफी की दुकान नहीं है और मैं उसे कोई टॉफी नहीं दे सकता। मुझे पता है कि वो बच्चा दुकान से सुपारी लेकर स्कूल बस में बैठकर चला गया होगा। प्रशांत ने मनु की बात को पूरा किया। नहीं प्रशांत, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना शक दूर करने के लिए उस बच्चे को छूकर भी देखा। वो बच्चा एक आम इंसान था और मेरे मना करने पर वो बगल की दुकान से टॉफी खरीदकर वहां से चला गया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि वो सारी घटनाएं मेरे साथ दोबारा घट रही थी, मगर इस बार उसमें कोई भी जादू, तिलिस्म या रहस्य या किसी भी तरह की सुपरनैचुरल चीज नहीं थी। वो बस एक आम जिंदगी थी और आम तरह के ही लोग थे। प्रिया और विजय भी आए थे और वो मुझे वापस पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। और इत्तेफाक की बात ये थी कि इस बार मैंने भी उनकी बात पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं खुद भी चाहता था कि मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूं। फिर प्रिया मुझे शालीमार बाग लेकर गई। वहां पर किसी बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस एक स्कूल बस थी और उसमें बच्चों के शव भी थे और ड्राइवर भी था। फिर उस रात मुझे शालीमार बाग में कियारा भी दिखी। वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी, मगर इस बार वो किसी भूत को नहीं पकड़ रही थी। वो तो सिर्फ स्कूल बस के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी। जब मैंने उसे कियारा नाम से बुलाया तो वो हैरान हो गई। उसे लगा कि मैं उसके बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि वो YouTube की एक मशहूर इन्फ्लुएंसर थी, और वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि मैं उससे पहले मिल चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? कियारा और मैं तो बहुत करीब थे। क्या उसने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना? प्रशांत ने मनु से पूछा। नहीं, उसे हमारे बीच हुई किसी भी चीज के बारे में याद नहीं था। रात में जब मैं दुकान पर वापस आया तो पता है दुकान में कौन आया था? मनु ने प्रशांत से कहा। क्या बात कर रहे हो? क्या वहां वो बिल्ली जैसी दिखने वाली म्याऊ मौसी भी आई थी? प्रशांत ने हैरान होते हुए कहा। रात में जब कमरे में जाने वाला था तभी वहां पर एक औरत आई और वो एकदम बिल्ली की तरह दिख रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसने हरे रंग की मणि दादाजी को दी थी और वो अब उसे वापस लेने आई थी। उस औरत को देखते ही मुझे ना गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा,
कि मेरे पास उसका कोई सामान नहीं है और वो तुरंत दुकान से भाग जाए। मैंने उससे ये भी कहा कि मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा तो क्या वो मेरी आंखें निकाल लेगी, मगर उस औरत ने मुझे बहुत ही अजीब तरह से देखा। फिर उसने बहुत ही साधारण लहजे में कहा कि उसने अपनी हरी मणि दादाजी को नक्काशी करने के लिए दी थी और वो उसे वापस लेने आई थी। उसे मेरी आंखों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि मेरा जवाब सुनकर उसने मुझे पागल समझा और उसके जाते ही मैंने दुकान बंद कर दी और ऊपर कमरे में आकर लेट गया। रात भर मैं इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि मुझे लगा कि काला साया कमरे में आकर मुझे किसी बेगुनाह की बलि देने को कहेगा। मनु ने प्रशांत को बताया, तो क्या उस रात काला साया कमरे में आया? क्या तुमने फिर से किसी बेगुनाह को मारने के लिए एक्सीडेंट करवाया? प्रशांत ने पूछा की आवाज में अब एक अजीब सी घबराहट थी। नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी काले रंग का साया या लाल रंग की आंखें या कुछ नहीं। न कोई दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई। के बगल में कोई खून की बोतल भी नहीं रखी थी। किसी ने भी मुझे यंत्र बनाकर नहीं दिया था, बल्कि किसी ने भी मुझे एक्सीडेंट करने को भी नहीं कहा था। ये सब सोचते सोचते सुबह हो गई और फिर मेरी आंख लग गई। मैं जब उठा तब प्यारेलाल चाचा मुझे दोबारा मिलने दुकान पर आए थे। मैंने प्यारेलाल चाचा को यह सारी बात बताई तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी बात समझ जाएंगे। प्यारेलाल चाचा को लगा कि मैं दादाजी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्हें लगा कि मेरे मन में ये सारी मनगढ़ंत कहानियां दादाजी को बचाने के लिए बन रही थी। फिर उन्होंने डरते हुए मुझसे कुछ कहा और उनकी बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा दंग रह गया। मनु ने प्रशांत से कहा, मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या गड़बड़ घोटाला है। तुम कह रहे हो कि जादू और तिलिस्म जैसा कुछ भी नहीं था और मैं यहाँ पर उन सारी चीजों से लड़ता हुआ इस कुएं के सुराख तक पहुंचा हूं। अब अगर ये जादू नहीं है तो हम दोनों इस खून के तालाब में क्या कर रहे हैं? इन सब बातों को कौन समझाएगा? इनमें से कौन सा सच है और कौन हमारे दिमाग की कल्पना? ये बात किसे पता है? प्रशांत ने पूछा। इस बात का सच सिर्फ एक ही इंसान जानता है और वो है दादाजी। मनु ने कहा, मर चुके हैं, ये बात हम दोनों जानते हैं। प्रशांत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, दादाजी जिंदा हैं, वो कभी मरे ही थे। मनु ने कहा और मनु की बात सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। मनु की बात में कितनी सच्चाई थी। क्या प्रशांत के दादाजी अभी भी जिंदा थे? प्रशांत और मनु के साथ किस तरह की घटनाएं घट रही थी और इन घटनाओं के पीछे का रहस्य क्या था? जानने के लिए सुनिए